गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट बी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो हम पढ़ रहे थे। अब देखें इसके अंदर पार्ट बी के अंदर जो 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं से 2 पढ़ ली थी, थर्ड चल रही थी अपनी ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो कल की क्लास में पढ़ा था हमने ईएन की डेफिनेशन के बारे में और ईएन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये हमने कल की क्लास में पढ़े थे। तो ईएन की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अक्षमता ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ये थी ईएन की डेफिनेशन जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। और ईएन को प्रभावित करने वाले जो कारक थे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड संकरण का प्रकार है, थर्ड है वो एटॉमिक साइज और फोर्थ हो जाएगा प्रभावी नाभिक आवेश। ये चारों जो कारक थे वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा ईएन ही चल रही है विद्युत ऋणात्मकता, लेकिन इसमें ट्रेंड्स ऑफ ईएन इन पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका ट्रेंड किस प्रकार से रहेगा वो हमें पढ़ना है। देखें आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आवर्त के अंदर। तो आवर्त में हम क्या लिखेंगे, इन पीरियड, इन पीरियड्स यानी पीरियड के अंदर, पीरियड को क्या बोलते हैं, आवर्त बोले। तो आवर्त के अंदर विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार से प्रभावित होगी ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आवर्त में क्या होता है कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलेंगे। तो आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होती जाती है, साइज डिक्रीज होती जाती है और प्रभावी नाभिक आवेश है वो इंक्रीज होता जाता है। ऐसा हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि एक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होती जाती है और प्रभावी नाभिक आवेश है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, साइज कम होने से क्या होगा कि साइज कम होती जाएगी तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूरी कम होती जाएगी तो नाभिक का जो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ प्रबलता से आकर्षित करेंगे। प्रबलता से आकर्षित करेंगे इसका मतलब ईएन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर साइज या परमाणु का आकार कम होता जाता है तथा प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाता है। इस दोनों ही कारणों से जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है उसका बंद के इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बढ़ेगा और उसको प्रबलता से आकर्षित करेंगे। इस कारण से आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर ईएन है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती, क्योंकि ईएन साइज की तो क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती थी, तो साइज कम हुई तब भी ईएन बढ़ेगी। और ईएन जेड इफेक्टिव के समानुपाती थी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर साइज कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इस कारण से प्रोटॉन का बंद के इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बढ़ेगा, प्रबलता से आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब है बाएं से दाएं चलने पर एक आवर्त में ईएन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा आवर्त सारणी में एक आवर्त में जो ईएन है विद्युत ऋणात्मकता उसका ट्रेंड की क्या होगी, ईएन एक आवर्त में चलने पे बढ़ेगी। आवर्त के बाद में इसके साथ में आवर्त सारणी में उल्टे होते हैं, वर्ग होते हैं। तो वर्ग में क्या क्रम रहेगा वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर ईएन बढ़ेगी या घटेगी ये हमें पढ़ना है। तो ईएन क्या होते हैं, आवर्त सारणी में जो ये ऊर्ध्वाधर लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो जब इसमें कहाँ चलेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे यानी अप टू डाउन चलेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे अपने को पता है साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है और जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता है। इन दोनों कारणों की वजह से ईएन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ईएन है वो साइज की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। साइज बढ़ रही है अप टू डाउन, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे साइज बढ़ेगी तो ईएन कम होगी और जेड इफेक्टिव कम होगा तो ईएन कम होगी, क्योंकि ईएन जेड इफेक्टिव के समानुपाती है। तो जैसा ईएन में चेंज आएगा वैसा इसमें चेंज आ जाएगा। और साइज के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, तो साइज बढ़ेगा तो ईएन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि एक आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर साइज बढ़ती है तथा जेड इफेक्टिव कम होता है। इन दोनों ही कारणों से
नाभिक के प्रोटॉनों का बंद के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाएगा, जिससे वो उनको अपनी तरफ प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाएगा। इस कारण से वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर En है वो कम होती जाती है। ये रहेगा इसमें चेंज। तो आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे En बढ़ेगी और वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे En क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद में आता है कि सबसे ज्यादा En आवर्त सारणी में किसकी होती है और सबसे कम En है वो किसकी रहेगी। उससे पहले आप पढ़ें जो अपना पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक का जो 18वां वर्ग है, पी ब्लॉक का 18वां वर्ग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप, यानी कि अकीरिय गैसों का वर्ग बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो अकीरिय गैसें जो होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बाह्यतम कोश का NH2Np6 होता है, यानी उनका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो वे किसी भी इलेक्ट्रॉन, ना तो वे किसी के साथ बंध बनाती हैं और ना ही वे किसी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित ही नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, En होती है। और उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं पी ब्लॉक के 18वें वर्ग की, उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण फुलफिल्ड होने के कारण से ये अन्य किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को या ना तो ये किसी के साथ बंध बनाती हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस कारण से इनकी जो En है वो कितनी मानी जाएगी, शून्य मानते हैं। ठीक है, तो नोट लगा के लिख देना कि पी ब्लॉक के 18वें वर्ग में उपस्थित अकीरिय गैसों का पूर्णकृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होने के कारण ये गैसें इलेक्ट्रॉनों का या किसी अन्य परमाणु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती हैं। इस कारण से इनकी En या विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। हो गया। उसके बाद में ये बात आती है कि एक आवर्त सारणी में किसकी En सब सर्वाधिक होती है और किसकी En कम होती है। तो अभी हमने लिखा है कि जो पीरियड होता है आवर्त, इसमें बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो En क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो तो आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट में होगा यहाँ कॉर्नर में, उसकी En सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसी की ज्यादा क्यों, कॉर्नर वाले, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो En बढ़ रही है, इससे नीचे जाएंगे तो En क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ग्रुप होता है वर्ग, उसके अंदर En क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो कॉर्नर वाला जिसकी En आवर्त में सबसे अधिक आई थी, इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो En कम होती जाएगी। तो कॉर्नर वाले की क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। कॉर्नर में क्या है, कॉर्नर में वैसे तो ये 18वां वर्ग आता है, लेकिन 18वें वर्ग का हमने पढ़ लिया कि क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश का विन्यास पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जो 17वां वर्ग है उसको मानेंगे हम कॉर्नर में। तो 17वें वर्ग में सबसे पहले कौन होता है, फ्लोरीन होता है। इस कारण से फ्लोरीन की En है वो आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, और इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 4.0 मानी जाएगी। कई बुक्स में 4.2 भी लिखी हुई है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि ये लिखने के बाद नीचे लिखना आप नोट में सेकंड में कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक En हेलोजनों की होगी, और हेलोजनों में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि हेलोजन वाला जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे En डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो नीचे लिखा जाएगा कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक En फ्लोरीन की होती है, कितनी होती है, 4.0, ये ब्रैकेट में लिख लेना। उसके बाद में सबसे कम En किसकी होती है, तो सबसे कम En में क्या लिखोगे आप, उसमें आ जाएगा कि जैसे ये वर्ग है एस ब्लॉक का फर्स्ट वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे En कम होती जाएगी। फर्स्ट वर्ग में यहाँ से यहाँ जाएंगे En बढ़ती जाएगी। आवर्त में En बढ़ती है, वर्ग में En कम होती है। यहाँ तक आ गए। लास्ट वाला तत्व यहाँ पे आता है सीजियम, क्योंकि इसके बाद जो फ्रेंशियम आता है ना, वो तो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तो उसको तो पढ़ते नहीं हम, सीजियम तक पढ़ेंगे। अब सीजियम के बाद सीजियम वाले आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो En बढ़ेगी, आवर्त में बढ़ती है, यहाँ En कम हो रही है। इस कॉर्नर वाले की En सबसे कम रहेगी और इस कॉर्नर वाले की En सबसे ज्यादा रहेगी। याद रखना 18वें वर्ग को कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसकी शून्य होती है, तो हम 17वें वर्ग तक की En देखेंगे। तो इसमें देखें इस कॉर्नर वाले की En सबसे कम रहेगी और इस वाले की क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। इसकी हमने लिख ली 4.0 होती है, और सीजियम की है वो 0.0। आगे समझ में। तो ये रहेगा आपका En। दो क्वेश्चन बनते हैं कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक En किसकी रहेगी, फ्लोरीन की रहेगी, और आवर्त सारणी में सबसे कम En किसकी रहेगी, सीजियम की रहेगी, जिसकी 0.7 है। और सीजियम एस ब्लॉक के पहले वर्ग का तत्व है, और फ्लोरीन है वो पी ब्लॉक के 17वें वर्ग का पहला तत्व है, हेलोजनों में फ्लोरीन। आगे समझ में। तो ये दोनों देख लें, सबसे अधिक सर्वाधिक आवर्त सारणी में और सबसे कम होती है सीजियम की, इन दोनों को लिखें। ठीक है, लिखिए ये रहेगा आपका En का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में।
बाद देखें टॉपिक आता है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ईएन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ईएन। ठीक है, यानी ईएन है विद्युत ऋणात्मकता, उसके निर्धारण की दो विधियां हैं, वो हमें पढ़नी है। इन दोनों के सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने दी थी, दोनों के नाम से अलग अलग जाना जाएगा इसको। इसमें लिखा जाए कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ईएन, इसके निर्धारण की निम्न दो विधियां हैं। फर्स्ट विधि रहेगी इसमें पोलिंग विधि, पोलिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें लिखा जाए कि परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण करने के लिए निम्न दो वैज्ञानिकों के द्वारा निम्न दो विधियां दी गई। फर्स्ट रहेगा पोलिंग मेथड और सेकंड रहेगा इसमें मूल्यांकन मेथड। पोलिंग मेथड और सेकंड रहेगा मूल्यांकन मेथड। इसमें से पोलिंग मेथड है वो तो इस पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और मूल्यांकन मेथड है वो मूल्यांकन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो इन वैज्ञानिकों के नाम से इनके मेथड के नाम रख दिए। अब मूल्यांकन मेथड है, इसके द्वारा तो किसी भी एटम की ईएन का निर्धारण हम कर सकते हैं, लेकिन पोलिंग मेथड के द्वारा ईएन का निर्धारण नहीं किया जाता। दो परमाणुओं में जो ईएन का डिफरेंस होता है विद्युत ऋणात्मकता का, उसका निर्धारण पोलिंग से किया जाएगा, और मूल्यांकन वाले मेथड से किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण कर सकते हैं। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले इसमें लिखो कि परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण निम्न दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद दोनों विधियों के नाम लिखें। दोनों के नाम लिखने के बाद ये फर्स्ट मेथड है पोलिंग मेथड है वो फिर से लिखें। ठीक है, लिखवा देंगे इसके अंदर। पोलिंग मेथड में के अंदर क्या लिखा जाएगा कि यह विधि पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। इस सेकंड लाइन क्या लिखी जाएगी, फर्स्ट तो देखिए गिवन बाय पोलिंग, यह विधि पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। सेकंड इसमें लिखा जाएगा कि इस विधि के द्वारा या इस मेथड के द्वारा दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। इस मेथड के द्वारा दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। देखें, जैसे भी कोई बॉन्ड बन रहा है A+A, ठीक है, ये अणु थे दो, एक तो A2 का था और दूसरा था B2 का। दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, AB बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, A के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे था वो B के बीच में बॉन्ड था। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूट गया, और AB के बीच में दो मॉलिक्यूल है उससे बन गए। अब उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा, तो अब A परमाणु है और B परमाणु, इसकी ईएन में अंतर है, यानी कि ईएन में डिफरेंस, ईएन A B। ठीक है, इसकी ईएन में डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो था 0.208 रूट डेल, और ये जो ईएन में अंतर आएगा वो आएगा किलो कैलोरी पर मोल। आ गया समझ में। तो इसमें लिखा जाए कि ये है मेथड पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। सेकंड इसमें क्या आएगा कि इस विधि के द्वारा या इस मेथड के द्वारा हम इस मेथड या इस विधि के द्वारा हम किन्हीं भी दो परमाणुओं की ईएन में अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे A2 और B2 के दो अणु थी, उनने आपस में मिलकर के AB का अणु बना लिया। अब ये जो AB का अणु बना है, इस AB के अणु में A परमाणु और B परमाणु की जो ईएन में डिफरेंस है डेल ईएन AB, उसको इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला रहेगा 0.208 रूट में डेल्टा किलो कैलोरी मोल यूनिट्स। उसके बाद देखो अब ये डेल्टा, ये तो पता है, ये वैल्यू कांस्टेंट रख देंगे। अब डेल्टा क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा में यहाँ पे आएगा, डेल्टा रहेगा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, उसके साथ में रूट में आएगा ई ए बी, सॉरी ई ए ए, इंटू में ई बी, और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, ए बी बॉन्ड की। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बॉन्ड की, जो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इंटू में ए ए बॉन्ड
इस ए बॉन्ड की एनर्जी उसके इनटू में बी बॉन्ड की एनर्जी, और रूट सिर्फ ए और बी वाली बॉन्ड एनर्जी के ऊपर ही लिखा जाएगा। आगे समझ में ये रहेगा। फिर यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे रखेंगे रूट में, और उसके बाद में उसको सोल्व करके 0.208 से गुणा करेंगे तो डेल्टा EN, यानी कि इस अणु ए बी में ए परमाणु और बी परमाणुओं की EN में जो अंतर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा पोलिंग मेथड, यह पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और इस मेथड के द्वारा किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं की EN में अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। ये हमने एग्जाम्पल माना है। इस एग्जाम्पल में जो ए बी का अणु बना है उस अणु में ए और बी परमाणु की EN में अंतर को इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले में जो डेल्टा रहेगा वो ए बी बॉन्ड की एनर्जी इंटू में रूट ए बॉन्ड की एनर्जी इंटू में बी बॉन्ड की एनर्जी, ये रहेगा अपना पोलिंग मेथड। आगे इसके बाद सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड रहेगा मूल्यांकन मेथड, लेकिन इसको जल्दी मूल्यांकन मेथड में देखें। इस मेथड में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले यह मेथड मूल्यांकन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो क्या लिखेंगे इस मेथड में, यह विधि या यह मेथड मूल्यांकन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और क्या लिखा जाएगा सेकंड लाइन की, इस मेथड के द्वारा हम किसी भी परमाणु की EN ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो परमाणु है वो किसी अणु के अंदर जुड़ा हुआ हो तभी ज्ञात कर सकते हैं। अकेला स्वतंत्र परमाणु होता है ना, अकेला परमाणु, उसकी EN को मूल्यांकन मेथड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सेकंड लाइन इसमें लिखी जाएगी कि मूल्यांकन मेथड के द्वारा या इस मेथड के द्वारा किसी परमाणु की EN को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, उस फॉर्मूले से आप इस मेथड में जो EN ज्ञात करने की डेफिनेशन है वो लिख सकते हो। तो इसमें रहेगी EN, किसी भी परमाणु की EN ज्ञात करेंगे तो वो रहेगी IP प्लस में EA डिवाइडेड बाई 2। ये रहेगा मूल्यांकन मेथड के अंदर किसी भी परमाणु की EN ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो किसी परमाणु की EN IP क्या रहेगी, इस फॉर्मूले में IP रहेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको IE भी लिख सकते हैं, आयनन ऊर्जा, एक ही बात है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और EA है वो क्या रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद में जो आपका नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है 4 नंबर पे वही यही रहेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये EN जिस परमाणु ज्ञात कर, मान लीजिए A परमाणु की EN ज्ञात कर रहे हैं, तो जो IP और EA लिखेंगे ना वो A परमाणु की लिखेंगे, B की नहीं लिखी जाएगी, किसी अदर की नहीं लिखेंगे। तो किसी परमाणु की EN उस परमाणु की आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के योग का औसत होती है। औसत जब हमने 2 से डिवाइड कर देना तभी इसको क्या बोले कि ये औसत है। किसका औसत है, जिस परमाणु की EN ज्ञात कर रहे हैं उस परमाणु की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत ही उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो इसमें मूल्यांकन मेथड में क्या लिखा जाएगा कि किसी परमाणु की EN उस परमाणु के आयनन विभव तथा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत होती है। तो A परमाणु की EN ज्ञात करनी हो तो A परमाणु का आयनन विभव और A परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़ेंगे, योग करके उसमें 2 का भाग देंगे, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो उस परमाणु की क्या रहेगी, EN या विद्युत ऋणात्मकता रहेगी। ये था आपका मूल्यांकन मेथड, जिसके द्वारा हम किसी परमाणु की EN है वो ज्ञात कर सकते। तो इसमें EN ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। ये याद रखना, जिस परमाणु की EN ज्ञात करें उसी परमाणु का IP लिखना है, उसी का आयनन विभव और उसी का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखनी है। देखिए इसको,
ये थे आपके दो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ये विद्युत ऋणात्मकता को निर्धारित करने की विधियां। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करेंगे। टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ EN ऑन केमिकल बिहेवियर। इफेक्ट ऑफ EN ऑफ केमिकल बिहेवियर। ठीक है, इसमें हिंदी में इसका रहेगा नाम रासायनिक व्यवहार पर EN का प्रभाव। यानी विभिन्न प्रकार के यौगिक या अणु हैं, उनके केमिकल बिहेवियर या रासायनिक व्यवहार पर EN का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।